गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत हुई। कल आपने नोटिस करा होगा, इश्यूज थे हमारे यहाँ, कई सारी चीजों पे हमें रिएक्ट करना था। तो कोविड के नंबर्स पे, साथ साथ वो स्टेट ने जो लॉकडाउन अनाउंसमेंट्स करे थे, या फिर वो इलेक्शन के रिजल्ट जो आउटकम आया था, उन सब पर तो गैप डाउन हुआ। लेकिन कल गैप डाउन से बहुत बढ़िया रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिली। लोज से 250 पॉइंट का उछाल, फाइनली एक फ्लैट क्लोज निफ्टी पर, बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक 1% कमजोर था। तो लोअर लेवल से रिकवरी तो स्ट्रांग थी। पर आज ट्यूसडे के दिन कितना मंगल सेशन होगा, कितना शुभ होगा, उसके लिए डेटा पॉइंट जो है वो आपको क्विकली समझा देता हूं। यूएस मार्केट्स में मिला जुला ट्रेड था। एसएनपी और डाउ में अच्छा मोमेंटम, नैस्डैक थोड़ा वीक था। पर जो हमने डाउ डाइजेस्ट करा था कल की क्लोजिंग पे, उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यूएस इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है। और कुछ हद तक अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो लग रहा है अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़ा सा रुझान रिस्क ऑन ट्रेड्स का है ग्लोबली। आप देखेंगे गोल्ड में, आप देखेंगे प्रेशियस मेटल्स के अलावा कच्चे तेल में, अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ बाइंग है। दूसरी तरफ हमारे यहां जो कोविड के केसेस हैं, टचवुड डे ऑन डे डिक्लाइन है। चाहे वो ऑल इंडिया नंबर्स एक्टिव केसेस के देखें, चाहे मुंबई और दिल्ली के सेपरेटली नंबर्स देखें, सब में फ्राइडे ऑनवर्ड्स, सैटरडे संडे मंडे के बीच में डे ऑन डे डिक्लाइन का सिलसिला चल रहा है। फिंगर्स क्रॉस ऐसे ही रहे, लेकिन बाजार उसका भी नोटिस लेगा, आई एम श्योर। तो ये वो आंकड़े हैं। हालांकि इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा सल्क करता हुआ फ्लैट ओपनिंग से अब 1/4% के दबाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और शायद उसके पीछे कारण है एफआईएस की जो मैसिव सेलिंग चल रही है। फ्राइडे को कैश मार्केट्स में 3,500 करोड़ की बिकवाली, कल 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास एडिशनल उस पे ऊपर फ्राइडे के मैसिव सेल ऑफ के बाद और बेचते हुए एफआईएस नजर आए। तो एफआईएस जो हल्का हो रहे हैं, उसका ओवरहैंग तो बट ऑब्वियस है हमारे इक्विटी मार्केट्स में। लेकिन नीरज जी समझ लिया जाए, जो पिच पे आज मुकाबला होना है हमारे बाजार के लिए स्पेसिफिक क्यों। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज अपनी जो पिच है वो भी बेटर दिख रही है। मतलब मुंबई के केसेस बहुत नीचे आ गए हैं। मतलब आप 11,000 का हम लोगों ने आंकड़ा देखा था, अभी वो 2,500-3,000 पे आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। मुझे लगता है कि इसको बाजार को पसंद करना चाहिए। देश भर के आंकड़े काफ़ी वीक हुए हैं, मतलब पॉजिटिव टर्म में वीक हुए हैं, एक्सेप्ट कर्नाटका। वहाँ पे नंबर बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हुए, 48,000 हो गए हैं। लेकिन बाकी देश भर में आप देखिए तो नंबर बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि इसका बाजार शायद थोड़ा सा उसको ये नोट लेना चाहिए कि नंबर अच्छे हुए हैं, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र और मुंबई में। जैसे मुंबई में बता रहा था कि 2624 केस हैं आज के लिए, और इंडिया में 3.5 लाख हो गए हैं। जबकि कर्नाटक में स्लाइट हाइक है, 44,000 को पार कर गए। कल वहाँ पे एक दुर्घटना भी हुई थी। तो पिच जो हमारी इंडिया की है वो बेटर दिख रही है। ग्लोबली तो बहुत ही बढ़िया है। अमेरिका में शानदार तेज़ी, नंबर अच्छे, इकनॉमी अच्छी। वहाँ पे न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और ये सब खोल दिया उन्होंने। 24 घंटे बर्गर मिल सकता है आपको, सबवे वाले देंगे। और इसके साथ ही यूएस के साथ यूके में भी सब खोल दिया। ये सब वहाँ का बढ़िया है। लेकिन भारत में ये जो नंबर्स हैं ये अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये कब तक अच्छे दिख रहे हैं ये थोड़ा सा एक मुश्किल कहना। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सख्ती बरती गई तो उसका असर हो, ज़्यादा टेस्टिंग ना हुई हो, इसका भी असर हो। तो इस नंबर को पुख्ता तौर पे मानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा और लोगों को बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज पिच भी अच्छी दिख रही है और ग्राउंड भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये एफआईआईज वाले जो है ना, ये भी तो यही नंबर देख रहे हैं, पता नहीं क्यों बेच रहे हैं। मुझे लगता है उसी हिसाब से आज हमने टीम कंस्ट्रक्ट की है। मेरी टीम में आज आपको सेल कॉल भी काफ़ी मिलेंगे। ये बाकी सब ठीक है, ये 24 घंटे में बर्गर वाला मामला क्या है? वहाँ पे पहले अमेरिका में रोक दिया था सबवे को कि आपकी जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अब वो उन्होंने फुल ओपन कर दिया, जैसे कि नाइट लाइफ, डे लाइफ, सब तरीके की ओपन है 24 आवर। अच्छा, 24 घंटे कोविड में कंट्रोल का फायदा है। और वो अच्छा दिन भर यस, पर वो कंट्रोल का फायदा पता नहीं। पर नीरज जी आप पता नहीं, वेव जो पहली वेव आई थी उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। मतलब बहुत अच्छा, मतलब अब वो हो सकता था लॉकडाउन था, कई लोग, हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी उस टाइम पे हमारे यहाँ वो वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, तो हम वेव 2 में उतना ही धक्का झेल रहे हैं। ग्लोबली वेव 1 यूएस में, अक्रॉस यूरोप, आपको याद होगा कितनी पोटेंट थी।
इसीलिए उनके यहाँ बहुत तगड़ा डिजास्टर के बाद हालात पटरी पे आए, तो हम इसीलिए वेव 2 मेरे ख्याल थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा झेल रहे हैं। लेकिन चलिए, नीरज जी ने काफी सारे सेल कॉल उतारे, एक सेल कॉल मेरे पास भी है, वो रिजल्ट स्पेसिफिक है, अदरवाइज सारे के सारे बाय करने का मन था। होपफुली आज मंगलवार का दिन है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ अच्छी स्क्रीन आपको इवेंचुअली नजर आएगी। 2 बाय कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं और दोनों की दोनों कंपनीज गिर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा सेक्टर गिर रहा है। ऑटोज की बात कर रहा हूं और ऑटोज में टाटा मोटर्स पहला स्टॉक है। फॉलिंग नाइफ को पकड़ना में स्पेस को लेके कंसर्न्स हैं, पर एक ओवरहैंग खत्म हो गया, वो अप्रैल की बिक्री के आंकड़े। टाटा मोटर्स स्वीट स्पॉट में इसीलिए नजर आती है क्योंकि वापस रिस्क रिवॉर्ड रीसेंट करेक्शन के बाद कुछ हद तक फेवरेबल होता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा, टाटा मोटर्स का असल एक्सपोजर है JLR, वो है ना, उस धंधे, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया है, उस पर ही सब फोकस करते हैं। और जितना इंपैक्ट हिंदुस्तान झेल रहा है अब इस समय, यूरोप और बाकी ज्योग्राफी चाइना वगैरह में उस तरह का इंपैक्ट नहीं है, तो टाटा मोटर्स उस लिहाज से बेहतर प्लेस्ड है अपने पीयर सेट से, और इसीलिए इस रिसेंट करेक्शन में मुझे लग रहा है खरीदारी करने का मन। कल भी आपने देखा होगा, जाते जाते ऑटोज में जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही थी, उसमें टाटा मोटर्स की जबरदस्त रिकवरी थी, फ्लैट लाइन पे जाके टाटा मोटर्स बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी नजर आती है लेवल्स के आसपास, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और अगर टाटा मोटर्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो कि एडीआर्स हाईलाइट भी कर रहे हैं यूएस में जो इसके ट्रेड होते हैं, टाटा मोटर्स के डीवीआर को भी रडार पर रखिएगा, वहां पे भी खरीदारी करने का मन। हालांकि टाटा ऑर्डिनरी शेयर से भाई साहब बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, वो सब मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ लगता है रब ऑफ, क्योंकि डिस्काउंट कितना होना चाहिए, कितना है, एनीबडी इज गेस। जब आपका मन करता है डिस्काउंट को स्क्वीज कर देते हैं, जब आपका मन करता है डिस्काउंट को बढ़ा देते हैं। हमारे बाजार में डिस्काउंटिंग डीवीआरस की पचाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर सिर्फ प्योरली क्योंकि टाटा मोटर्स को लेकर मुझे लगता है खरीदारी करने का मन, इसीलिए डीवीआर में भी खरीदारी करके चले 129 के टारगेट्स। और क्योंकि टाटा ग्रुप की बात हुई है, टाटा ग्रुप का एक स्टॉक आज बेचने का मन, और वो है टाटा केमिकल्स, अपने नंबर्स के चलते। तो काफी कमजोर परफॉर्मेंस है टाटा केमिकल्स का। आय में 11% का उछाल, आय को लेकर कोई इशू नहीं, मेरे ख्याल से आय तो बाजार उम्मीद से कुछ बेहतर ही क्लॉक करी है इस कंपनी ने, पर उसके नीचे जब मैं फाइनेंशियल्स को कैलकुलेट करता हूं तो मूड बिगड़ना शुरू होता है। इबीटा 29% का डिक्लाइन, भाई बाजार मान रहा था 514 करोड़ इबीटा आएगा, आया कितना, 280 करोड़, आधा हो गया जो बाजार एक्सपेक्टेशन है उसके सामने। मार्जिन 17% से घटकर 11.5 10.7% पे आए, बाजार कह रहा था भाई 17 का बढ़कर 21% हो जाएगा। और ये हुआ क्यों, सारा का सारा जो हायर कॉस्ट है उसने क्लियर कट मार्जिन्स को डेंट करा है, इसलिए मुनाफा केवल 12 करोड़ रुपए पे रह गया है। मुझे लगता है नंबर्स खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा ग्रुप कंपनीज की अपनी टेलविंड रहती है आजकल, लेकिन आज इसमें बेचने का मन है। 760 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग है आशीष की मैं ऑटो पे सेल कॉल दे रहा हूँ, और तीनों स्टॉक दिखा दीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और अशोक लीलैंड, तीनों में सेल कॉल है। बड़ा दिलचस्प है यहाँ पे, लेकिन टाटा मोटर्स का जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो ठीक बैठता है कि चाइना में शानदार ग्रोथ है, यूके में शानदार ग्रोथ है, और इनका पूरा धंधा JLR पे चल रहा है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑटो कंपनीज के ऊपर मैसिव प्रेशर है 2 रीजन से। कल देखिए M&M ने भी कहा कि वो जो जून में शटडाउन करने वाले थे वो मई में करेंगे। बहाना होता है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस ही कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय माल बिक नहीं रहा है, तो कंपनियां अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में प्रेस रिलीज देती हैं। तो प्रेशर में 2 फ्रंट पे देख रहा हूँ। एक तो डोमेस्टिक स्थिति जो इकोनॉमी की है इस समय, अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, नंबर्स आगे आने वाले समय में आपको कमज़ोर दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं। जिस आदमी का घर का कोई व्यक्ति अस्पताल में मर रहा है, वो बाइक या कार खरीदने नहीं सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचिए, हवा मत उड़िए। तो एक मुझे लगता है ये बहुत नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव, चिप की शॉर्टेज ग्लोबली मैसिव है, नहीं मिल रही है, कंपनियों ने 50% प्रोडक्शन कम कर दिया दुनिया भर में, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बिग टिकट साइज़ की बाइंग या शॉपिंग इस समय लोग करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर में दिखेगा। क्योंकि इकोनॉमी में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि रुक गई है, लेकिन धीमी पड़ गई, स्लो डाउन हो गई है, रोक दिया गया ना उसको लॉकडाउन के जरिए, और इकोनॉमी का पहिया ऑटो से घूमता है, और वो स्लो डाउन हो गया है। तो हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे इसीलिए 3 M&M, आइशर और अशोक लीलैंड में हमारी सेल कॉल है आशीष। अरे भैया नीरज जी ने सेक्टरल सेल कॉल दिया और सेक्टर की पकड़ बहुत तेज है, आपने नोटिस करा है। तो भाई टाटा मोटर्स ओपन होने दीजिएगा, अगर मेरे डायरेक्शनली कॉल की तरफ नॉर्थवर्ड्स मूव करता है तभी उस पर बाय करेंगे, तो नीरज जी के साथ चले जाएंगे। पर मुझे लग रहा है रिस्क बहुत फेवरेबल है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं ऑटोज कैसे पैन आउट करते हैं आज। अच्छा, वेदांता अपने कॉर्पोरेट एक्शन सब वजहों से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस होगा बाकी पीयर सेट से, क्योंकि मुझे लगता है वेदांता कैचअप करना चाहिए। आज सुबह नीरज जी कह भी रहे थे चांदी में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस, मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स आउट परफॉर्मेंस शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है वेदांता को रडार पर रखिए, अच्छा मूव आने की तैयारी। बायोकॉन फिर से मेंशन कर रहा हूं, कल डिपेंडेबल बोला था पर कल फिर चला नहीं है। वो चल क्यों नहीं रहा ये टाइम करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन बायोकॉन भी मैं कल भी मेंशन कर चुका हूं, बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। 488 के साल के हाई से करेक्ट होकर 378 के लेवल्स पर ये स्टॉक है, और इसकी ड्रग्स खासतौर पे कोविड पोर्टफोलियो रडार पे है सबके। आइटोलिजुमाब, रेमडेसिविर, क्या डिमांड ट्रैक्शन है, ये कंपनी अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रही है। मार्च, मई और जून में वो कैपेसिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखना है। टाइम नहीं कर पा रहा हूं मैं कि आज चलेगा कल चलेगा, मुझे अट्रैक्टिवनेस लगती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आता है, इसीलिए मैं लगातार मेंशन करूं। तो बायोकॉन को मैं कंटिन्यू करूंगा। फार्मा चल रहा है लेकिन बायोकॉन नहीं चल रहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से अब डिपेंडेबल वक्त है, पहले नीरज जी के स्टॉक्स पूरे कर लेते हैं फिर डिपेंडेबल बताऊंगा। नीरज जी। जी क्विकली मैं बता देता हूँ फटाफट। अपोलो ट्राइकोट मेरा चौथा स्टॉक है। हमने कहा था कि पाइप कंपनीज पर नजर रखिएगा, कल ये 2.5-3% चला था, उसके बाद शाम को उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट है, दुगना प्रॉफिट हो गया है, रेवेन्यूज बढ़ गया है। यस, और इसमें जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बूस्टअप हो रही है, 74% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो पाइप कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज है, स्टील कंपनियों को तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया, टाटा स्टील 10 साल के हाई पे चल रहा है, लेकिन जो उसके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो पाइप बना रहे हैं, जो सरिया बना रहे हैं, जो ट्रायंगल बना रहे हैं, जो शीट्स बना रहे हैं, उनको और ज़्यादा गेन होता है, क्योंकि जब वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में आप आते हैं तो मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि अपोलो ट्राइकोट आज आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा, और वैसे भी ये मेरे हिसाब से पोजिशनल कॉल के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो उसमें खरीदिएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर कल बढ़िया इसने रिटर्न दिया, और देखिए अब इंजेक्शन लगने की तैयारी हो रही है, फाइजर वाइजर सब आ रहे हैं, तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी लगेंगे, और हॉस्पिटल्स के लिए मतलब अनफॉर्चुनेट है लेकिन धंधा इन्हीं का इस समय चल रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस दोनों, अपोलो मेरा डिपेंडेबल है, कल भी इसको रखा था, फोर्टिस भी रखा था, दोनों स्टॉक लेके चलिएगा, क्योंकि फार्मा, हॉस्पिटल्स ये सभी इस समय चल रहे हैं। तो आशीष मेरा डिपेंडेबल भी हो गया अपोलो हॉस्पिटल। तो क्या चलें, कल पूरा का पूरा हॉस्पिटल सही लाभ लगाया था हम लोगों ने कल। वो हॉस्पिटल पैक में मेरे पास शायद वो हेल्थ केयर ग्लोबल था, वो भी ऑलमोस्ट 9-10% चला था। क्या गजब का मूव उन स्टॉक्स में आया था। अच्छा, डिपेंडेबल में एक फार्मास्यूटिकल का तड़का ही है, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल वो स्टॉक है जिस पे दाव लगाना चाहता हूं। अब कल मैंने कई सारे फार्मा स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे, उसमें ग्लेनमार्क को हटा दिया था। ग्लेनमार्क को लेकर कंफर्ट लेकर क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने पीयर सेट से ग्लेनमार्क के आज भी वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव हैं। FY22 अब शुरू हो गया है, इसके बेसिस के पी पर देखिए नजर। नैटको जिसकी हम कल बात कर रहे थे 30 टाइम्स पे, एल्कम 29 टाइम्स पे, इप्का 23-24 टाइम्स पे, अजंता 24 टाइम्स पे, और ये जो स्टॉक है ग्लेनमार्क रीसेंट अप मूव्स के बावजूद सब 20, मेरे ख्याल से 19 टाइम्स पे ये स्टॉक इस समय ग्लेनमार्क फार्मा आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो एक्सपेक्टेड अनुमानित ईपीएस है FY22 का उस बेसिस पर, तो अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्ट है, मुझे लगता है अभी भी चाल अप मूव की कंटिन्यू होगी, और फार्मा हेल्थ केयर तो वैसे भी रडार पे अभी भी बने रहेगा। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर सारे ट्रेड के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स। दो ही चीज़ें चर्चा में चल रही हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी वैक्सीन, और वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय, और मुझे लगता है जो कंपनियां इसमें काम कर रही हैं उन्हीं को फोकस करिए। कल भी हमने आपसे कहा था कि कैडिला में ध्यान रखिए, कल 1-2% का उसने आपको इंट्राडे में रिटर्न दिया, आपने ठीक ठाक पैसा बनाया होगा, और मुझे लगता है उसी में पैनाशिया भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अब स्पुतनिक का काम बहुत तेज़ी से चलने वाला है, यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है, तो उन्हीं कंपनियों पे फोकस करिए जिनका धंधा आगे बढ़ने वाला है। अभी तक हमको ऐसा लग रहा था कि शायद 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये संख्या करीब 70-80 करोड़ तक जाएगी। तो वो बहुत बड़ा बिजनेस उन कंपनीज़ के लिए होगा जो वैक्सीन बनाने का काम
या इंपोर्ट करके लगाने का काम करेंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ी विजिबिलिटी इन्हीं की है, तो इसीलिए कैडिला, क्योंकि इनकी वैक्सीन बिल्कुल रेडी है, 3rd स्टेज का ट्रायल अप्रूवल हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द आएगा, तो वहाँ से आपको अच्छी खबर मिलेगी। और पैनासिया तो स्पुतनिक 5 के लिए कर ही रहा है काम, तो इन दोनों को खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, क्विकली दोनों बाय कॉल्स हैं। एक तो आरसीएफ, बढ़िया मूव आया था आरसीएफ में, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था बहुत टाइट रेंज में। कल अपडेट आया कि फिच ग्रुप मतलब इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडिया नाम जो है उसका, उसने रेटिंग में आउटलुक रिवाइज कर दिया है। पहले निगेटिव रेटिंग थी, उसको अब इंप्रूव करके स्टेबल कर दिया है। तो एक कहानी का स्टोरी का ट्रिगर, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग बेट होगा। ध्यान रखें, इसमें अभी एक ओवरहैंग बन गया है, वो सरकारी विनिवेश की तैयारी है ना, जिसके लिए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो आरसीएफ खरीदारी करने का मन। एक्साइड इंडस्ट्रीज, मैंने टाटा मोटर्स से शुरुआत करी थी, एक ऑटो एंसिलरी पे उतर आया हूं। तो शायद ऑटोज थोड़ा धीरे धीरे करके रिस्क रिवॉर्ड के बाद फेवरेबल होता चला जाएगा इस महीने, वो अलग कहानी। एक्साइड इंश्योरेंस भी कंपोनेंट रखता है, और जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े आ रहे हैं, कल एसबीआई लाइफ ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मैंने एचडीएफसी लाइफ पे एक एक्सपर्ट की ट्रेडिंग कॉल दी। तो इंश्योरेंस एज अ स्पेस रडार पे आ रही है। जनरली लोग भूल जाते हैं एक्साइड का भी इंश्योरेंस आम, तो रडार पे रखिएगा 186 के टारगेट्स के लिए। तो आरसीएफ और एक्साइड दोनों में खरीदारी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स, हम दोनों को एक दूसरे की सीधा सौदा टीम्स में पसंद क्या आ रहा है उस पर बातचीत, और फिर पूरी की पूरी टीम्स का क्विक रैप अप भी आपके लिए लेकर आएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस के, उसमें जो सेकंड लास्ट स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डीज। लगातार मेरी टीम में है, आगे भी रहेगा और आज भी है। कारण वही है कि वैक्सीन की तैयारी, स्पुतनिक की पहली खेप आ चुकी है और लगना शुरू हो गया, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा बचा नहीं। तो मुझे लगता है इसको फोकस में, जितनी वैक्सीन वाली कंपनीज हैं, चाहे वो कैडिला हो, चाहे वो पैनासिया बायो हो, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, इनको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको रखा है। मुझे लगता है कि ये अपनी जो 5800 तक की जर्नी है उसको फिर से रिगेन करेगा, लेकिन आज के लिए टारगेट इसमें होगा आपका 5300 का। आखिरी स्टॉक है बाफना फार्मा, एक बहुत छोटी सी फार्मा कंपनी है। सामान्य दिनों में इसको शायद मैं नहीं लेता, लेकिन इस समय फार्मा का फ्लेवर चल रहा है। और इनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इनको यूरोपियन यूनियन और यूके के रेगुलेटर से इनके जो 2 पैकेजिंग लाइन थी फार्मास्यूटिकल्स की, उनको अप्रूवल मिला है। तो इनके लिए खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इनको जो है उससे काफ़ी मदद मिलेगी उन देशों में अपने माल को पहुंचाने में, उनकी सप्लाई दुरुस्त करने में। तो इसलिए इसको लिया है, और चूंकि आजकल फार्मा फ्लेवर में, तो स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो बाफना फार्मा में खरीदारी की सलाह होगी। ओके, आखिरी के 2 बाय कॉल, जिसमें पहला है जेके एग्री जेनेटिक्स। अब इसको प्योरली सिर्फ इसके रिजल्ट के कारण लिया है। वैसे है तो जेके ग्रुप की कंपनी, हैदराबाद बेस्ड और वन ऑफ द लीडिंग सीड मैन्युफैक्चरर है इस देश की। क्या नंबर्स आए जेके एग्री जेनेटिक्स के, 35 करोड़ की आय इंप्रूव होके 55 करोड़ रुपए पे। पिछले क्वार्टर में भी 31 करोड़ थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल बहुत तगड़ा ट्रैक्शन। 3.25 करोड़ के घाटे के सामने 2.25 करोड़ का मुनाफा हुआ है। लास्ट क्वार्टर भी लॉसेस क्लॉक कर रहे थे, तो टर्न अराउंड स्टोरी आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि टॉप लाइन में बहुत अच्छा ट्रैक्शन था, शायद उसका इंपैक्ट पर्कुलेट होता हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के क्लॉक करें। साल के आइज 970 के, वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, तो इस स्टॉक को डाप रखेंगे। और कल का एक स्टॉक फिर से रिपीट पे आया है, वो है डाबर। हालांकि कल ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं था। कल मैरिको लिया था, मैरिको के साथ डाबर मेंशन करा था। मैरिको क्योंकि नंबर्स के इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग थे और कल वायदा में टॉप गेनर था। क्या बढ़िया मूव आ रहा था। हो सकता है मैरिको के फर्दर लेग्स हो अभी भी उस मोमेंटम के, लेकिन डाबर इसलिए रडार पर रखेगा नंबर्स से पहले, क्योंकि कल जब मैरिको के मैनेजमेंट से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने हेल्थ केयर, अपने सफोला ब्रांड को एक्सटेंड करा है, ब्रांड एक्सटेंशन। तो च्यवनप्राश, हनी वगैरह जो लॉन्च करें, मैनेजमेंट का कहना है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत तगड़ी ग्रोथ उन सेगमेंट्स में आ रही है। और डाबर तो इन सब सेगमेंट्स के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है इस कंपनी को रडार पर रखेंगे। खरीदारी करने का मन 552 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम नीरज जी आपकी स्क्रीन पर क्या पसंद आ रहा है? टाटा केमिकल, और जिस तरह के नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं उससे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो प्रॉफिट और जो मार्जिन है सब बहुत बुरी तरह से गिरे हुए हैं। मतलब ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा सा इम्प्रूव दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे फ्रंट पे अनुमान से भी काफ़ी कमज़ोर हैं, और जो अगर आप कंपेयर करें उनके क्वार्टर से उसमें भी बहुत कमज़ोर है। मुझे लगता है टाटा केमिकल्स में
स्टॉक चला भी बहुत था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है, तो यही कैपिटल्स चॉइस होगा। आप मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। एक स्टॉक जिसपे अच्छा फार्मा तो आपने बहुत पहले से पकड़ लिया है, तो लोगों ने आपके साथ बड़ा बढ़िया फार्मा की रैली को एंजॉय करा है। दूसरा एक स्टॉक पे जिसपे आपने एकदम दबा के पकड़ रखा है वो कैडिला हेल्थ केयर। अब क्या मूव आ रहा है उसका चार्ट खोल के देखिएगा, और अभी भी कैडिला बहुत स्वीट स्पॉट पे है इन खबरों के बीच में। तो मुझे लगता है कैडिला को रडार पे रखिएगा, कोई भी मौका मिले, कहीं कंसोलिडेशन के साइंस मिले तो कैडिला को में खरीदारी करी जा सकती है। तो इस टीम में सबसे है तो बहुत सारे स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर को थोड़ा भरोसा लगातार बढ़ रहा है, तो स्टॉक को रडार पे। चलिए 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। 10 सीधे सौदे जो हैं आज के वो स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करी, खरीदारी करने का कॉल, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अब रीसेट करेक्शन के बाद कुछ हद तक फेवरेबल होता हुआ, न्यूज फ्लोज अब खत्म होते हुए जिसमें वो अप्रैल बिक्री के आंकड़े आने थे वो आ चुके हमारे सामने। टाटा मोटर्स अपने पीयर सेट से स्वीट स्पॉट में इसीलिए क्योंकि जेएलआर जो इसका आर्म है जिसको लोग अब ज्यादा क्लोजली वॉच आउट करते हैं, चाहे यूरोप हो चाहे चाइना हो, वहां पे ये कोविड का इंपैक्ट जैसे हम यहाँ पे झेल रहे हैं इस बार वहां पे नहीं है। तो टाटा मोटर्स इस लिहाज से ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे है, इसीलिए मैंने कहा रीसेट करेक्शन पर अट्रैक्टिव लगता है। और अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो रब ऑफ आना है डीवीआर पे, तो डीवीआर खरीद के चलेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, नीरज जी ने आज पूरा ऑटो पैक बेचा है, थोड़ा खुलने दीजिएगा, ओपनिंग के बाद देखते हैं किस तरह का रुझान बनता है। टाटा केमिकल्स ऑपरेशनली बहुत वीक परफॉर्मेंस, इसीलिए सेल कॉल है, इकलौता सेल है। वेदांता क्योंकि मेटल्स की जो रैली है प्रेशियस मेटल्स में भी पहुंचती हुई, वेदांता को रडार रखेंगे हम लोग, खरीदारी करने का मन। बायोकॉन कल का डिपेंडेबल था, कल नहीं चला, इसमें कोई शक नहीं है, पर जिस तरह से इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जिस तरह से ऑफ हाई से ट्रेड कर रहा है अट्रैक्टिव जिन लेवल्स पे खड़ा है, इसीलिए आज फिर बाय कॉल। डिपेंडेबल के तौर पे ग्लेनमार्क फार्मा क्योंकि अभी भी अच्छे अप्रूव्स के बावजूद अपने सारे पीयर्स से ज्यादा कंफर्ट देता है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे। ये कंपनी आज भी FY22 अनुमानित ईपीएस पे 19 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, इसके पीयर्स 25-30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। फ्री हिट के तौर पे जो स्टॉक मेंशन था वो था आरसीएफ, खबरों में रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड जो आया है। एक्साइड इसीलिए क्योंकि ऑटो एंग के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय वो इंश्योरेंस का ट्रैक्शन जो आ रहा है, जो एसबीआई लाइफ के नंबर्स और स्ट्रीट जो इंश्योरेंस एज अ स्पेस पे बुलिश हो रही है, तो एक्साइड का भी आम है इंश्योरेंस का। जेके एग्री इसीलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और टर्न अराउंड होता हुआ इस कंपनी का। और डाबर मैरिको के बाद एक और बेहतरीन हेल्थ केयर पोर्टफोलियो वाली कंपनी जिसमें मुझे लगता है शायद इवेंचुअली अच्छी बाइंग आएगी, इसीलिए एक बार फिर से कल के बाद आज भी स्टॉक को रिपीट किया। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने किया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो सेल साइड के हैं वो मैंने अपफ्रंट आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटो पैक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर, अशोक लीलैंड, ये हमारी टीम के सेल कॉल्स हैं। और बेचने के पीछे खास वजह ये है कि एक तो बहुत प्रेशर है, इस समय जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है तो उससे सेल्स इम्पैक्ट होगी आने वाले समय में, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ग्लोबली चिप की बहुत कमी पड़ रही है, इसलिए ऑटो पे उसका भी प्रेशर पड़ेगा। और स्टील की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, उसका भी असर इनके ऊपर आएगा। तो या तो मार्जिन भेट लीजिए या प्राइस बढ़ाइए। तो इस समय की मौजूदा स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ाने की किसी कंपनी की हिम्मत होगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ऑटो सेक्टर को सप्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो इसलिए आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑटो सेक्टर में आज सेल होना चाहिए। अपोलो ट्राइकोट स्टील के पाइप बनाने वाली कंपनी है, नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही तूफानी रिजल्ट्स हैं। 74% सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। कल ही हमने आपको बताया था, टीम में शामिल भी किया था, 2.5% का आपने गेन भी किया होगा। इसके अलावा फार्मा में आ जाइए, फोर्टिस हेल्थ केयर जो अस्पताल चलाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स जो अस्पताल चलाते हैं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्राइवेट लेवल पे जो शुरू हो रहा है, अस्पतालों के जरिए शुरू हो रहा है, कल बहुत अच्छे रिटर्न दिए, आज भी चलेंगे और आगे भी चलेंगे क्योंकि ये थीम खत्म नहीं होने वाली है। इसके अलावा कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज और पेनाशिया, ये 3 कंपनियां डायरेक्टली वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं। कैडिला की अपनी वैक्सीन आने वाली है और डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक बनाएगा, पेनाशिया स्पुतनिक बनाएगा, तो इसके लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और बाफना फार्मा एक बहुत छोटी सी कंपनी है, इनकी 2 पैकेजिंग यूनिट्स को यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर और यूके के ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया है, जो इनके लिए फॉरेन कारोबार के लिए अच्छा, तो मैं लगता है खरीदारी कर सकते हैं।